आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली क्या है, डायबिटीज मेलाइटस की कॉम्प्लिकेशन है, जिसे क्या बोलते हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये बेसिकली क्या है, ये नॉर्मल जो डायबिटीज मेलाइटस है उसकी कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली होता है कि पेशेंट को क्या होता है, क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिक होता है पेशेंट, यानी उसका जो शुगर का पुअर कंट्रोल होता है, क्योंकि उसमें जो हाई ब्लड शुगर है वो परसिस्टेंट रहती है, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को परसिस्टेंट शुगर रहेगी, जिसकी वजह से उसकी जो तमाम जो बॉडी की ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो डायबिटीज का ये क्या है, क्रोनिक हाइपरग्लाइसेमिक में आपकी डैमेज ब्लड वेसल्स होती हैं थ्रू आउट द बॉडी। सेकंड पे ये क्रोनिक हाइपरग्लाइसेमिक क्या करता है, आपकी रेटिना में क्या करता है, ये आपकी रेटिना है, ये बेसिकली जो आपकी रेटिना होती है उसकी जो आपकी वॉल्स होती हैं रेटिना की ब्लड वेसल्स की, उसको वीक कर देता है, वीक द रेटिनल ब्लड वेसल्स। और उसके नतीजे में क्या होता है, वो जो वेसल्स वीक हो रही होती हैं वहां से फ्लूइड लीक होता है, मोर फ्लूइड लीक। जो फ्लूइड लीक होता है वो आपकी जो रेटिना होती है, फ्लूइड लीक होने की वजह से उसकी वजह से आपकी जो आई के अंदर रेटिनल स्वेलिंग हो जाती है, तो वो स्वेलिंग इन रेटिना करवा देती है। और उसके साथ क्या करवाती है, वहां पे जो ब्लॉकेज करवा देती है, रेटिना की जो सप्लाई होती है उसकी ब्लॉकेज करवा देती है, तो ब्लॉक्ड रेटिनल वेसल्स। और वो रेटिनल वेसल की जब ब्लॉक हो जाती है तो रेटिना की क्या होती है, जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिप्राइव हो जाते हैं, यानी फिर खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ब्लॉकेज की वजह से ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स डिप्राइव हो जाते हैं। सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिक क्या करता है, आपकी जो परमेबिलिटी है वेसल्स की वो बढ़ा देता है, वो मैंने आपको बता दिया है। मोर जैसे ही आपकी ब्लड रेटिनल ब्लड वेसल्स वीक होंगी तो ज्यादा फ्लूइड लीक होगा, और फ्लूइड लीक होने की वजह से क्या होगी, आपकी परमेबिलिटी है जो वेसल की वो बढ़ जाएगी। और आपको मैंने बता दिया कि रेटिनल वेसल्स ब्लॉकेज कैसे होगी, क्योंकि आपकी जो रेटिना की स्वेलिंग्स करवा देगा फ्लूइड लीक होने की वजह से, जिसकी वजह से रेटिना की जो वेसल्स हैं उसकी ब्लॉकेज हो जाएगी और रेटिना की मजीद ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स भी डिप्राइव हो जाएंगे। जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है वो बेसिकली उसकी दो टाइप्स होती है। नंबर वन क्या होती है, नंबर वन होती है नॉन पोलिफरेटिव टाइप, दूसरी पोलिफरेटिव। सबसे पहले हम नॉन पोलिफरेटिव को डिस्कस करेंगे। नॉन पोलिफरेटिव में बेसिकली ये मोस्ट कॉमन टाइप है, ये अर्ली डायबिटिक रेटिनोपैथी की और मोस्ट कॉमन स्टेज है। अब इसमें होता है माइक्रो एनोरिज्म। नंबर वन पे देखिए, माइक्रो एनोरिज्म बेसिकली क्या होता है, माइक्रो एनोरिज्म बेसिकली आपके स्मॉल बल्ज और वीक स्पॉट्स होते हैं आपके रेटिना के ब्लड वेसल्स के अंदर। स्मॉल बल्ज एंड वीक स्पॉट्स आपके कहाँ पे होते हैं, रेटिना के ब्लड वेसल्स में, जो बेसिकली क्या कहाँ से आ रहे होते हैं, विच आर फ्रॉम ब्लीडिंग फ्रॉम डैमेज ब्लड वेसल्स। तो ये माइक्रो एनोरिज्म बेसिकली क्या होती है, आपके डैमेज ब्लड वेसल्स से आ रहे होते हैं। ये स्मॉल बल्ज और वीक स्पॉट्स होते हैं जो रेटिना के ब्लड वेसल्स के अंदर होती हैं, और जो बनते कैसे हैं, क्योंकि आपकी जो रेटिना की ब्लड वेसल्स हैं वो उसकी ब्लीडिंग हो रही होती है। सेकंड इसने लिखा हुआ है हैमरेज, आपके सामने आ गया, क्योंकि रेटिना की ब्लड वेसल होगी तो हैमरेज होगी। और सेकंड जो थर्ड नंबर पे इसमें बोला है कि कॉटन वूल स्पॉट्स होते हैं। बेसिकली जो कॉटन वूल स्पॉट्स आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं, ये बेसिकली एरिया होते हैं, दीज आर एरिया ऑफ ब्लॉक्ड ब्लड फ्लो इन द नर्व फाइबर लेयर ऑफ रेटिना। बेसिकली कॉटन वूल स्पॉट्स ऐसे एरिया होते हैं जो आपकी नर्व फाइबर लेयर होती है जो रेटिना की, उसके अंदर ब्लड फ्लो की ब्लॉकेज की वजह से बन रहे होते हैं कॉटन वूल स्पॉट्स। तो एरिया ऑफ ब्लॉक्ड ब्लड फ्लो इन द नर्व फाइबर लेयर ऑफ रेटिना, ये कॉटन वूल स्पॉट्स हैं। अब हार्ड एक्सुडेट बेसिकली क्या होते हैं, हार्ड एक्सुडेट जो होते हैं ये फैटी मटेरियल का डेपोजिट होता है, जो बेसिकली आपके डैमेज ब्लड वेसल्स से लीक हो रहा होता है। तो ये क्या होता है, डिपॉजिट होता है फैटी मटेरियल का। हार्ड एक्सुडेट क्या है, किस चीज से बना होता है, ये फैटी मटेरियल से बना होता है, जो बेसिकली कहां से आ रहे होते हैं, जो बेसिकली आपका लीक हो रहा होता है, जो आपकी जहां से ब्लड वेसल डैमेज हुई है वहां से ये लीक हो रहा होता है, लीक फ्रॉम डैमेज ब्लड वेसल्स। अब इसमें लिखा हुआ उसने कि विजन लॉस मेनली ड्यू टू मैकुलर एडिमा, तो उसने बोला कि जो विजन आपका लॉस हो रहा होता है वो मकुलर एडिमा की वजह से हो रहा होता है। मकुलर एडिमा बेसिकली क्या होता है, ये आपकी स्वेलिंग ऑफ मकुला होता है। और आपको पता होना चाहिए जो मकुला होता है किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये बेसिकली आपका जो सेंट्रल विजन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेंट्रल विजन में क्या आता है, आपकी जो आप ड्राइविंग करते हैं, आप रीडिंग करते हैं, और दूसरा फेस रिकॉग्नाइजेशन, ये आपके सेंट्रल विजन में आता है। अगर पेशेंट का मकुला डैमेज है तो उसका सेंट्रल विजन खत्म हो जाएगा, जिसे क्या बोलते हैं हम स्कूटोमास भी बोलते हैं।
SCOTOMAS, स्कूटोमॉस, जिसमें आपका सेंट्रल विजन लॉस हो जाता है, फेस रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करता है। जो मकुलर आपका एडीमा है, ये दोनों आपकी डायबिटिक रेटिनोपैथी की दोनों टाइप्स हैं, जैसे जिसमें नॉन प्रोलिफरेटिव और प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी, ये दोनों में कॉमन होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या होता है। देखिए, उसने बोला कि इसमें रेटिना के अंदर न्यू वेसल्स बनती हैं, क्योंकि क्रोनिक हाइपोक्सिया हो रहा होता है। क्रोनिक हाइपोक्सिया की वजह से न्यू वेसल बनती हैं, जिसे बोलते हैं रेटिनल न्यू वेस्कुलराइजेशन ड्यू टू क्रोनिक हाइपोक्सिया। इसमें बेसिकली इस चीज का मैकेनिज्म समझे कैसे बनती हैं। प्रोलिफरेटिव स्टेज में क्या होता है, आपका हाइलन एथेरोस्क्लेरोसिस होती है। हाइलन एथेरोस्क्लेरोसिस क्या करती है, जो वो आपकी ब्लड सप्लाई को कॉम्प्रोमाइज कर देती है आंख के अंदर। ये आपकी वेसल है, उसमें क्या एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है, हाइलन उसने ब्लड सप्लाई को कॉम्प्रोमाइज किया। जब ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हुई तो वहां से इस्कीमिया होता है, और वहां पे इस्कीमिया यानी हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिया की वजह से वहां पे इस्कीमिया होता है, और इस्कीमिया होने की वजह से वहां पे ग्रोथ फैक्टर रिलीज होते हैं, और ग्रोथ फैक्टर रिलीज क्या करते हैं, आपकी न्यू वेसल्स की फॉर्मेशन करवा देते हैं रेटिना के अंदर। अब उसने लिखा हुआ है कि एक अबनॉर्मल न्यू वेसल बनती है, और जो अबनॉर्मल न्यू वेसल बनती है वो क्या करती है, वो दो चीजें करती है। वो आपकी इनविट्रस हेमरेज करवा देती है, जैसे ही वो न्यू वेसल बनी है, क्योंकि वो फर्जाइल होती है, नाजुक होती है, जैसे ही फटती है तो क्या होता है, वो विट्रस हेमरेज करवा देती है। दूसरा वहां पर ट्रैक्शन रेटिनल डी अटैचमेंट करवाती है, रेटिना की वहां पे डी अटैचमेंट करवा देती है। अब इसका ट्रीटमेंट की तरफ आए तो यहाँ पे ट्रीटमेंट लिखा नहीं हुआ, तो ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, देखिए न्यू वेसल बन रही है तो इस वेसल को रोकने के लिए हम क्या देते हैं, anti-VEGF, एंटी वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर, यानी जो ग्रोथ फैक्टर रिलीज हो रहे होते हैं उसके एंटी देते हैं, इस चीज को रोक देते हैं ग्रोथ फैक्टर को रिलीज होने से। और दूसरा इसको हम क्या करेंगे, जिसमें आपके एंटी वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर में कौन सी ड्रग्स आती हैं, बेवेसिजुमैब। और दूसरा हम इसमें अगर न्यू वेसल बन गई हैं तो हम इसमें फोटोकोगुलेशन करवा देंगे, या इसमें सर्जरी करवा देते होते हैं।